हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का जीके की क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग लगाने वाले हैं 20 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि दोस्तों यूपी टेट, सी टेट, ऑल टेट एग्जाम तथा सुपर टेट के लिए भी दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बंधे हैं। दोस्तों और वीडियो देखने के लिए आप नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एस्किमो जनजाति कहाँ के निवासी हैं? मंगोलिया के, कनाडा के, मलाया के या फिर श्रीलंका के? एस्किमो जनजाति, अगर आपने आंसर दिया है कि कनाडा के निवासी हैं तो बिल्कुल सही। एस्किमो जनजाति कनाडा के निवासी हैं। एस्किमो जनजाति उच्च अक्षांशी बर्फीले क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति है। इनके घर बर्फ के होते हैं और इन घरों को इग्लू कहा जाता है। ठीक है दोस्तों एस्किमो जनजाति कनाडा में तो पाई जाती है, इसके सिवाय ग्रीनलैंड और अलास्का में भी यह जनजाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस प्रदेश में, कौन से प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? कालाहारी में, सहारा में, पंपास में, विषुवत-रेखी वन में? दोस्तों आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। पिग्मी जनजाति जो है दोस्तों विषुवत-रेखी वन, या कह सकते हैं कि भूमध्यरेखी वन, विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। भूमध्यरेखी वन में कांगो बेसिन, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि पिग्मी जो जनजाति है वो घुमक्कड़ जनजाति नहीं होती है और वर्षा क्षेत्रों में रहने वाली होती है। इस कारण इनका निवास पेड़ों पर होता है। ये पेड़ों पर घर बनाकर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे? दोस्तों बुशमैन एक जनजाति होती है। यह किससे संबंधित है ये बताना है। कनाडा से, कालाहारी से, सहारा से, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। विश्व के कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। दोस्तों कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे ये सभी आ जाते हैं। तो दोस्तों इनको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर जाती है ये बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैप में देख लेते हैं। देखिए यहाँ से राजस्थान में है और फिर ये गुजरात से होकर जा रही है। यहाँ देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश से होकर जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य भी पड़ रहा है, झारखंड भी पड़ रहा है, पश्चिम बंगाल भी है और यहाँ से त्रिपुरा राज्य और यहाँ पे मिजोरम है। ठीक है दोस्तों, तो ये 8 राज्यों से है। पहला राजस्थान है और दूसरा गुजरात, कहीं से भी काउंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हम आप सीक्वेंस से इसको याद रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा कि यहाँ से राजस्थान के नीचे गुजरात है, फिर इसके जस्ट सामने जो है मध्य प्रदेश है तीसरे नंबर पे, और फिर इसके बाद चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़ राज्य है और 5वें नंबर पे झारखंड है। ठीक है दोस्तों, 5वें नंबर पे, और 6वें नंबर पे यहाँ पे पश्चिम बंगाल मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए त्रिपुरा राज्य, ये 7वें नंबर पे हो गया। ठीक है दोस्तों, और मिजोरम बचा लास्ट में, तो इसको 8वां नंबर दे देते हैं। तो इस प्रकार से जो ये कर्क रेखा है दोस्तों वो 8 राज्यों से होकर जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बार 2 बार देख लीजिएगा मैप में तो ये आपके माइंड में छप जाएगा कि पहले स्थान पे राजस्थान, फिर राजस्थान से नीचे गुजरात, गुजरात से जस्ट सामने मध्य प्रदेश के बाद चलेंगे तो वहाँ से छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और लास्ट में आपको मिजोरम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर जाती है ये बताना है दोस्तों। देखते हैं आंध्र प्रदेश देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, फिर दिया बिहार दोस्तों, बिहार देखिए यहाँ पे है और कर्क रेखा पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ से होकर जा रही है, बिहार से नहीं जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी सही नहीं होगा। उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश दोस्तों यहाँ से उत्तर प्रदेश से पॉइंट कुछ बचा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी देखिए उत्तर प्रदेश सेपरेट है कर्क रेखा से, इसलिए उत्तर प्रदेश भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो बचा क्या मध्य प्रदेश, तो ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है ये बताना है दोस्तों। तो इसको भी मैप में समझ लेते हैं फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए पहला जो ऑप्शन दिया है राजस्थान से होकर जा रही है और इसमें क्या पूछा है, नहीं जा रही है। ठीक है दोस्तों,
नहीं जा रही है, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, उसको बताना है। और मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश से भी होकर जा रही है ना, ये मध्य प्रदेश है। और फिर झारखंड है, यहाँ से देखिए झारखंड भी है, तो झारखंड से भी होकर जा रही है। हिमाचल प्रदेश दोस्तों मैप में, भारत के मैप में यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से कर्क रेखा होकर नहीं जा रही है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, ये बताना है। तो दोस्तों इसको भी मैप से समझ लेते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें बताना है कि कौन सा जो नगर है वो कर्क रेखा के निकटतम स्थित है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन है दिल्ली। तो दिल्ली देखते हैं, देखिए यहाँ पे हरियाणा और उत्तर प्रदेश की ये जो बीच में मिड पॉइंट में जो रेड कलर दिख रहा है, वहाँ पे ये दिल्ली है, ठीक है दोस्तों। और जयपुर, देखिए राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, वो यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। तो दिल्ली कर्क रेखा से इतनी दूरी पर है, ज़्यादा डिस्टेंस पे है जयपुर की अपेक्षा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कि कोलकाता जो है वो कहाँ पर है। ये जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये डिस्टेंस हो गई। फिर रायपुर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल रायपुर है, और वो भी उसकी डिस्टेंस भी दोस्तों क्या है, काफ़ी दूरी है। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी कोलकाता है, इसी की सिर्फ डिस्टेंस दोस्तों पास में है ना दोस्तों, जबकि इन तीनों की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। और यहाँ पूछा गया है कि निम्न नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, कोलकाता, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये बताना है। इसको सॉल्व करने से पहले मैप देख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए झारखंड पहला ऑप्शन दिया है, तो झारखंड देखिए यहाँ से ये झारखंड पड़ रहा है, और झारखंड से कर्क रेखा जो है समथिंग अबाउट बिल्कुल मिड से ही जा रही है, ठीक है दोस्तों, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और इसमें पूछा गया है कि कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है दोस्तों, ये बताना है। तो ये तो होगा नहीं। अब मणिपुर देखते हैं कि मणिपुर कहाँ स्थित है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों देखिए मिजोरम के ऊपर है ये मणिपुर, ठीक है दोस्तों, और ये कर्क रेखा के उत्तर में भी है। और क्वेश्चन भी यही पूछा गया है कि कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है। तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतवर्ष का आकार विश्व में क्या है, ये बताना है दोस्तों। आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है 7वां तो बिल्कुल सही, भारतवर्ष का जो आकार है वो विश्व में 7वां है दोस्तों। तो 1 से 6 नंबर पे कौन कौन से देश हैं उनको भी समझ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। पहला जो कंट्री है दोस्तों वो रूस है, और दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, 5वां ब्राज़ील और 6वां ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे आता है अपना भारत देश, ठीक है दोस्तों। तो इनको भी याद रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। मोस्टली तो अपने भारत के बारे में ही पूछा जाता है कि भारतवर्ष का जो आकार है वो विश्व में कौन सा है, तो 7वां नंबर है, ठीक है दोस्तों, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ। दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ। दोस्तों ये जो युद्ध था 1766 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी तक चला, और इसमें एक ओर दोस्तों अंग्रेज हैदराबाद के निजाम और मराठा थे, और दूसरी ओर हैदर अली था। लेकिन हैदर अली ने हैदराबाद के निजामों को प्रदेशों का प्रलोभन देकर और मराठों को धन का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। इस कारण अंग्रेजों को दोस्तों 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि करनी पड़ी, और इस संधि को याद रखना, कौन सी संधि करनी पड़ी, मद्रास की संधि, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। दोस्तों आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था। दोस्तों कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी, ये दोस्तों डेट याद रखना, इंपॉर्टेंट डेट है, 15 जनवरी 1784 ईस्वी में हुई, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, रिंग ऑफ फेस की नीति का संबंध किससे है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों रिंग ऑफ फेस की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, इनमें से कोई भी शब्द मिले तो वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड डलहौजी से संबंधित होगी, ठीक है दोस्तों। इसमें लॉर्ड डलहौजी दिया नहीं है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ही दिया है, इसलिए इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया।
आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। दोस्तों बंगाल का जो गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग था। इसने बिहार और उड़ीसा के जो उप दीवान थे उनको पद से मुक्त कर दिया। सीधे जो दीवानी थी वो अपने हाथों में ले ली। इससे दोस्तों बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त हो गई। और दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि बिहार का जो उप दीवान था वो राजा सितब राय था और उड़ीसा का जो उप दीवान था वो मोहम्मद रजा खां था। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस गवर्नर पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस या जनरल डायर? दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पर उसकी निरंकुशता और अन्यायपूर्ण कार्यों के लिए महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। दोस्तों ये जो मुकदमा था वो 1788 से लेकर 1795 ईस्वी तक चलाया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है केवल कॉफ़ी में, केवल चाय में, चाय और कॉफ़ी दोनों में, नींबू पानी में? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। चाय और कॉफ़ी दोनों में कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है। दोस्तों जब हम लोगों को कभी कभी थकान होती है या थके होते हैं तो चाय या कॉफ़ी ले लेते हैं तो हम लोगों के शरीर में फुर्ती आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है। तो दोस्तों कैफीन क्षारक ये जो है हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला एक औषधि है जो कि चाय और कॉफ़ी दोनों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का या फिर गंधक का? दोस्तों आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। समुद्री खरपतवार जो होता है वो आयोडीन तत्व का एक मुख्य एवं महत्वपूर्ण स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, फलों के मीठे होने का क्या कारण है? फ्रक्टोज, राइबोज, लैक्टोज, माल्टोज? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? अगर आपने ए नंबर चूज किया है तो बिल्कुल सही। फलों के मीठे होने का कारण फ्रक्टोज होता है। दोस्तों शहद में भी फ्रक्टोज पाया जाता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पेड़ पौधों में जाइलम का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन के संवहन का, जल के संवहन का, आहार के संवहन का, इनमें से कोई नहीं? दोस्तों अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। जाइलम और फ्लोएम पेड़ पौधों में पाए जाने वाले दो प्रकार के ऊतक होते हैं। और दोस्तों जिनमें से जाइलम ऊतक का जो कार्य होता है वो पेड़ या पौधों के विभिन्न भागों तक जल पहुंचाने का काम होता है, जबकि दोस्तों फ्लोएम का जो कार्य होता है आहार के संवहन से होता है। भोजन को पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का जो कार्य होता है दोस्तों वो फ्लोएम ऊतक का होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, फ्लोएम। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट ऊतक हैं तो इनको माइंड में आप रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में कौन सी राशि सदिश नहीं है? ये बताना है। दोस्तों सदिश राशि वह राशि होती है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। और दोस्तों अदिश राशि वह राशि होती है जिसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछा जा रहा है सदिश नहीं, अर्थात अदिश राशि कौन सी है? ठीक है दोस्तों, वेग है कि विस्थापन है कि बल है कि आयतन? अगर दोस्तों आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। आयतन एक सदिश राशि नहीं है बल्कि ये एक अदिश राशि है। जबकि दोस्तों वेग, आवेग, संवेग, विस्थापन, बल, त्वरण ये सभी दोस्तों सदिश राशियाँ होती हैं और इनको नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण है? एनीमोमीटर, कोलोरीमीटर, लक्समीटर? इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण लक्समीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? भाग 9, भाग 6, भाग 12, भाग 17? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है। दोस्तों भारतीय संविधान में भाग 9 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। और दोस्तों साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अनुसूची 11 को जो है जोड़ा गया जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है? भारत शासन अधिनियम 1935,
यूएस घोषणा पत्र, ब्रिटिश संविधान, इनमें से सभी। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है इनमें से सभी तो बिल्कुल गलत। इसमें से ए नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। दोस्तों सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्यों है उसको भी समझ लीजिए। दोस्तों वर्तमान में भारत में 395 अनुच्छेद हैं और दोस्तों 250 अनुच्छेद 250 जो अनुच्छेद हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा लिए गए। इसलिए दोस्तों भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 21 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।